अब जो हम बस 2 दिन दूर है इस लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग खत्म होने से, तो एक नजर इस बात पर डाल लेते हैं कि ये इलेक्शन का त्योहार कितना ही इंटेंस रहा है। हेट स्पीचेस से लेकर रीजनल एस्पेक्ट को कैंपेनिंग में शामिल किया गया है। इसके बावजूद कि इलेक्शंस के समय हमेशा की तरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को किसी भी कम्युनिटी और रिलीजन के खिलाफ अपशब्द यूज करने से मना करती है और रिलीजन को एज अ टूल वोट्स मांगने से रोकती है। MCC में एक गाइडलाइन ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की पॉलिसीज और काम को लेकर ही बैकलैश कर सकते हैं और ना कि पर्सनल कैपेसिटी में। आप में से कई लोगों को ये बात पता भी होगी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है और ना ही इससे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली हुई है, यानी कि आसान शब्दों में ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। और शायद इसका ही फायदा उठाते हुए कई लीडर्स और मिनिस्टर्स ने MCC को वायलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ ECI ने अपोजिशन के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, वहीं उन पर कई सवाल भी उठे हैं कि उन्होंने PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। और ये सवाल अब ECI के खिलाफ ही नहीं बल्कि कोर्ट्स पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने भी इस मामले में इंटरफेयर करते हुए कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी की किसी और स्पीच की बात नहीं पर उस स्पीच की हो रही है जो कि उन्होंने अप्रैल 22 को बंसवाड़ा राजस्थान में दी थी और जहाँ उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम फेवरिंग कहते हुए उन पे ये इल्जाम भी लगाया था कि वे हिंदुओं से प्रॉपर्टी उठाकर इन्फिल्ट्रेटर्स और ज्यादा बच्चे करने वाले लोगों को दे देंगे। प्रॉपर्टी से लेकर मंगलसूत्र तक सब कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों को दिया जाएगा। इस स्पीच के आते ही लोगों में आक्रोश फैल गया था कि साफ साफ PM मोदी ने MCC को वायलेट किया है और हेट स्पीच दिया है। तो भला ECI ने इस मामले में अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों के काफी कंप्लेंट्स के बाद जाकर ECI ने 5 दिन के डिले के बाद फाइनली एक नोटिस इस मामले में इशू किया था, पर ये नोटिस उल्टा PM मोदी को नहीं बल्कि BJP प्रेसिडेंट JP नड्डा को इशू हुआ था। असल मुद्दा ये है कि लोगों के मन में ये बात तो बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं ECI PM मोदी के इशारों पर काम करती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं ये आपका फैसला है, पर आपको बता दें कि लोग अब कोर्ट्स के खिलाफ दिख रहे हैं कि भला उन्होंने इस मामले में इंटरफेयर करने से मना क्यों किया। जैसे कि आपको याद होगा कि इस मामले से जुड़ी एक प्ली दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता के सामने आई थी, सीकिंग डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पर सबको शॉक करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्ली को डिसमिस कर दिया। सिर्फ डिसमिस ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा भी कि ये पहले से अज्यूम करना कि इस मामले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हुआ है काफी गलत है एंड स्टेटेड द पिटिशन presupposes that there has been a violation of the model code of conduct and seeks registration of FIRs on that basis। और दूसरा रीजन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्ली को डिसमिस करने का ये भी दिया कि इस मामले में ECI ने एक नोटिस इशू किया भी है एंड दैट इट इज फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू टेक एन इंडिपेंडेंट व्यू इन दिस रिगार्ड। पर बात ऐसी है कि कोर्ट ने इस मामले में डिटेल में कोई जांच नहीं की है, जिससे लोग काफी नाराज हैं। ना ही उन्होंने इस केस के मेरिट्स पर एक नजर डाली है और ना ही ECI से तीखे सवाल किए हैं। और ये सवाल भी उठता है कि आखिर किस बेसिस पर उन्होंने ये देखा कि PM नरेंद्र मोदी ने कोई हेट स्पीच नहीं दी है जब उन्होंने इस केस की डिटेल में जाना जरूरी नहीं समझा। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि ECI ने बस दिखा दिया कि वे इस मामले में कुछ एक्शंस ले रहे हैं, जो सुनकर जस्टिस दत्ता खुश थे और इस मामले को डिसमिस कर दिया था एंड हैड stated, it is pointed out by learned counsel for the ECI that a detailed advisory was issued by the ECI to political parties on 1st February 2024. It is further pointed out that a notice dated April 25, 2024 has also been issued by ECI and further appropriate action or steps shall be taken if necessary upon receipt of the reply to the said notice। यहाँ पर लोगों के मन में सवाल ये भी है कि भला कैसे इस स्पीच को एनालाइज करने में ECI को इतना टाइम लग रहा है and one also fails to understand how calling the Muslim community infiltrators required some thorough analysis by the election commission which no ordinary citizen could presuppose in the beginning। इस प्ली को wholly misconceived टर्म करने के साथ ही बेंच पर ये इल्जाम भी लगा है कि it ignored section 123 subsection 3 of the Representation of Peoples Act which clearly prohibits and restricts any candidate or their representatives from pleading religion or using religious symbols to garner votes। अब बात ऐसी है कि ECI भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अगर दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में ज्यादा इंटरफेयर भी करेगी तो कोर्ट्स पर जुडिशियल ओवररीच का भी इल्जाम आराम से लग सकता है। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा था कि I cannot micromanage the ECI on how they will deal with it. The ECI are in the middle of dealing with it. A statement is being made that they expect to receive a letter issued. It is a constitutional body. We can't presume the ECI won't do anything। अब बात ऐसी है कि ECI तो इस मामले में काफी बैकलैश ही सहते आ रही है कि उन्होंने इस मामले से जुड़े नोटिस PM मोदी को इशू करने के बजाय BJP प्रेसिडेंट को क्यों इशू किया है।
जब इस बात के लिए भी ECI को काफी बैकलैश मिला तो वे लोगों के सामने ये एक्सप्लेनेशन लेकर पहुंच गए कि इन व्यू ऑफ द प्लेनरी पावर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू नॉमिनेट और विड्रॉ द स्टार कैंपेनर स्टेटस with associated responsibility and authority to control their star campaigners, the commission has taken a view that while the individual star campaigner would continue to remain responsible for speeches made, the commission will address party president head of the political party on case-to-case basis. और बात ऐसी है कि अब ये explanation excuse है या नहीं कहा जा सकता है, पर ECI ने ऐसा बाकी सारे पार्टीज के साथ किया है जहां उन्होंने स्टार कैंपेनर की जगह पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को नोटिस इशू किया है। जैसे कि कांग्रेस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की कुछ कही बातों के खिलाफ ECI ने नोटिस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को किया है। पर जैसा कि हमने बोला है कि ECI ने इस केस में एक नोटिस बीजेपी को इशू किया है और इस मामले में बीजेपी ने अपना रिप्लाई भी फाइल कर दिया है, तो आगे ये ECI की जिम्मेदारी है कि वे इस मामले को कैसे डील करते हैं। कई लोगों ने कहा है कि ये सिचुएशन ना पैदा हो, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल कर देना चाहिए। हालांकि आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ऐसा करने के खिलाफ ECI ही दिखी है। जी हाँ, आपने सही सुना। इन 2013, the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice recommended making the Model Code of Conduct legally binding and recommended that the Model Code of Conduct be made a part of the Representation of People's Act 1951। पर जैसा कि हमने आपको बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसके सख्त खिलाफ दिखी है। According to it, elections must be completed within a relatively short time or close to 45 days, and judicial proceedings typically take longer. Therefore, it is not feasible to make it enforceable by law। हालांकि इससे सवाल जुडिशरी पर ही खड़ा होता है कि आखिर यहाँ केसेस इतने लंबे क्यों चलते हैं, लेकिन ये इलेक्शन से जुड़ी समस्या नहीं है बल्कि एक मेन बेसिक सा सवाल है। इस मामले में जहाँ कोर्ट्स आए दिन सुधार में लगी है, वही ये धुंधलाया नहीं जा सकता है कि इस 18th लोकसभा इलेक्शंस में कैंपेनिंग के समय रिलीजन का बहुत ही एंगल उठा है। और आपको बता दें कि रिलीजन के नाम पर वोट्स मांगने के सख्त खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बेंच हमेशा से रही है। द 7-judge कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अभिराम सिंह वर्सेस CD Commercial in 2017 declared it a corrupt practice to appeal and seek votes in the name of religion। इस केस की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बहुत ही चेंजेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ किए थे और अपने ऑर्डर में स्टेट करते हुए कहा था कि maintaining the purity of the electoral process and not vitiating it. Clause 3 of the Section 123 of the Representation of People Act 1951 must be given a broad and purposive interpretation, thereby bringing within the sweep of a corrupt practice any appeal made to an elector by a candidate or his agent or by any other person with the consent of the candidate or his election agent to vote or refrain from voting for the furtherance of the prospects of the election of any candidate on the grounds of the religion, race, caste, community, language of any candidate or his agent or any other person making the appeal with the consent of the candidate or the elector। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या लोग ECI और कोर्ट्स के खिलाफ अभी भी उंगलियां उठाते रहेंगे या ये समझेंगे कि इंडिया में हर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के कुछ रिस्पेक्टिव फंक्शंस होते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्र।